नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आइए फ्रेंड्स, आज जो सेशन आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है ये। तो इसमें देखेंगे हम ईवीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लगभग इसमें 35 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी, और एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन है। तो देखेंगे आज के सेशन का पहला प्रश्न है जो सीटेट की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किसे प्रस्तावित नहीं करती है। ऑप्शन है बच्चों के अनुभवों और संदर्भों से जोड़ना, हस्तपरक क्रियाकलाप, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, या विषय अनुसार उपागम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन सी जो पाठ्यचर्या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 से इसमें प्रस्तावित नहीं करती है। तो तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यह इसमें इसको प्रस्तावित नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। आगे चलते और देखेंगे बच्चों के अनुभव और संदर्भों को जोड़ना, ये बिल्कुल सही होगा। हस्तपरक क्रियाकलाप यानी कि जो हाथों से क्रियाकलाप बच्चे जैसे मिट्टी का खिलौना बनाना हुआ, कागज से काट करके कोई ड्राफ्टिंग करना हुआ, तो इन सब का क्रियाकलाप भी बच्चों के लिए सृजनात्मक कौशल को बढ़ावा देता है। और विषय अनुसार उपागम भी, यह भी उचित है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से किन का ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन है बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे। जिसमें पूछा जा रहा है किन कथनों पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों की रुचियों का ध्यान हो, ये भी सही है। लड़कों और लड़कियों को समान रूप से रुचिकर लगे, ये भी सही है। और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों को रुचिकर लगे, यह भी सही है। इसमें मूल्यवान सामग्री लगी हो, तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत महंगा ही चीज़ है, सस्ते चीज़ में भी बच्चों को हम क्रियाकलाप करके सिखा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट होगा। जरूरी नहीं है कि कोई भी वस्तु हो जिसमें बच्चों को सिखाने के लिए ज़्यादा मूल्यवान हो, जरूरी नहीं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। एनसीटीई का उद्देश्य क्या है। तो एनसीटीई का उद्देश्य देखते हैं, शिक्षालय खोलना, शिक्षालयों में शिक्षा स्तर बनाए रखना, शिक्षा में शोध को बढ़ावा देना, या शिक्षालयों को अनुदान देना। तो एनसीटीई का उद्देश्य होता है शिक्षालयों में शिक्षा का स्तर बनाए रखना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो दोस्तों ईवीएस का सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन को छोड़कर, वह कथन कौन सा है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि निम्न में से कथन दिए गए हैं जो पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, लेकिन एक को छोड़कर वही कथन बताना है। तो पहला कथन देखते हैं, प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकती है। बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सिखाते हैं। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। और समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि इस कथन को छोड़कर, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी होगा यही कथन इसमें गलत होगा कि समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शन करते हैं। तो यही कथन हमारा गलत हो जाएगा। जबकि प्रौढ़ों के समर्थन से मतलब जो बच्चों से बड़े हैं उनके समर्थन से बच्चों की अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान के निर्माण में सहायता मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, आपसे छोटा है, आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आप उसे तर्क संगत और उसके समझने योग्य उसका आंसर बता दिए तो बच्चे में कौशल विकास होगा और बच्चे को समझने की क्षमता भी उसकी डेवलप हो जाएगी। बी ऑप्शन कह रहा है बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। बिल्कुल सीखते हैं बच्चे। आप जैसा सामंजस्य करेंगे, आप जैसा सहयोग करेंगे, बच्चे आपको देख करके, आपका नकल करके आपसे सीखेंगे, आपका अनुकरण करेंगे। बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। तो बिल्कुल सही बात है। बच्चों में बहस या बड़ों में कोई भी अगर बहस करके कोई भी बात सीखता है तो उसमें एकदम अस्थायी रूप से उसमें विद्यमान हो जाता है और कभी भूलता नहीं है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे गलत होगा। पांचवा देखते हैं, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया। एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी, एमएचआरटी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एससीईआरटी ने किया था। बिहार में बात की जा रही बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण एससीईआरटी ने किया था। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया, जिसका उद्देश्य है प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना, घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त करना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड है जिसका नाम है करके देखो, यानी कि एक प्रकार का ये प्रखंड शामिल किया गया है।
इसका उद्देश्य क्या है? तो प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। करके देखो का मतलब कोई भी अगर बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाना है, प्रैक्टिकली सिखाना है, तो उसको कोई भी वर्क कराया जाए। जैसे मान लीजिए बच्चों को कोई भी क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट बनवाना है, तो उसको हाथ से उसमें सीजर और कागज़ का टुकड़ा दे करके भी उससे बनवाया जा सकता है। बोर्ड पे उससे आर्टिंग भी कराया जा सकता है। तो कई तरह से बच्चों को करके देखने का अवसर प्रदान करके उसे सिखाया जा सकता है। अगला देखते हैं, कक्षा 5 की शिक्षिका के रूप में आप ईंधन के संरक्षण, यहाँ पे प्रकरण दिया गया है ईंधन के संरक्षण, इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस संसाधन के उपयोग को सर्वश्रेष्ठ पाते हैं? ऑप्शन है संदर्भ पुस्तक, पोस्टर, समाचार पत्र या पाठ्य पुस्तक। तो इसके लिए सही जो सर्वश्रेष्ठ ऑप्शन होगा समाचार पत्र, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो समाचार पत्र के माध्यम से ईंधन का अगर संरक्षण इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए संसाधन का उपयोग जो सही होगा शिक्षिका के रूप में, तो वह समाचार पत्र होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही आंसर होगा। नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो कहा जा रहा है इस कथन में, इस क्वेश्चन में, नलिनी है कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी इस प्रकरण से परिचित कराना चाहती है, बच्चों कक्षा 3 के बच्चों को। और पूछा जा रहा है प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कौन सी उपयुक्ति लगाई जा सकती है? तो ऑप्शन है विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना, विभिन्न जानवरों के चित्रों को श्यामपट्ट पर बनाना। ये तो बहुत ही मुश्किल है कि विभिन्न जानवरों को श्यामपट्ट पर बनाया जाए, तो इससे पूरी टाइम खत्म हो जाएगा, लेकिन बच्चों को सिखा नहीं मिलेगा। और चार्ट का प्रयोग करना चित्रों को प्रदर्शित करने के लिए, ये कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें सबसे उपयुक्त पूछा है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं, जानवरों तथा उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। मोस्ट देखिए यहाँ पे फिल्म प्रदर्शित करने से बच्चों को दृश्य भी हो जाएगा, देखने से उनको और अधिक और क्रियाकलाप भी वो देखेंगे, तो उनको अस्थायी रूप से नॉलेज हो जाएगा उसके बारे में। और शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तक में जानवरों के लिए दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। अगर पाठ्य पुस्तक में जानवर के चित्र दिखाएंगे तो बच्चों को कहीं ना कहीं याद करने में या उन्हें पहचानने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी, लेकिन यहाँ पे सबसे उपयुक्त ऑप्शन नंबर सी होगा कि उनके द्वारा अगर फिल्म की बात की जा रही है तो बाकी सभी ऑप्शन वैसे ही अलग हो जाएंगे, क्योंकि फिल्म में बच्चा देखेगा, सुनेगा और इंजॉय भी करेगा। इंजॉयमेंट के साथ साथ वो सीखता भी रहेगा, जिससे बच्चों को बोरिंग भी नहीं होगी। और आपकी एनसीईआरटी में यही कहा गया है जो पर्यावरण है वो कम से कम बच्चों को इस तरह से सिखाया जाए कि बच्चों को आनंदमय रूप से सीखने में उन्हें अच्छा लगे, तो बोरिंग ना हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल उपयुक्त होगा। नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल न पाए उसे रोकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। तो इसमें से पूछा गया है नीचे दिए गए कर्तव्यों का अध्ययन करना है। तो अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं 1, 2 और 3, 2, 3 और 4, 3, 4 और 5, 1, 4 तथा 5। इसमें पूछा गया है कि अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, तो ये भी मदद करना भी अच्छी बात है। कोई मान लीजिए बुजुर्ग है, उसका सामान नहीं उठा पा रहा है, तो कोई भी हेल्प कर देता है, तो बच्चों को सिखाया जाता है कि किसी भी मददगार की मदद करना। पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, तो ये कहीं तक सही नहीं है, क्योंकि अगर पूरे ग्रुप के आगे चलना है तो आगे ग्रुप पीछे पीछे चले, तो उसके लिए ये उपयुक्त नहीं है कि कोई ग्रुप के आगे चले। ग्रुप के साथ चलना अच्छी बात है। जो चल न पाए उसे रोकने के लिए कहना। अब इसका मतलब क्या हुआ, जो चल न पाए उसे रोकने के लिए कहना, तो ये उपयुक्त विधि नहीं है। साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और उसके लिए खाने पीने का इंतजाम करना बिल्कुल सही है। रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना, यह भी सही है। तो 1, 4 और 5, यहाँ पे 1, 4 और 5 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए? वस्तुनिष्ठ, लघुत्तरी प्रश्न, दीर्घ उत्तरी प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो छात्रों में रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रयोग करना चाहिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए, जिससे बच्चों में रटने की प्रवृत्ति को रोका जा सके। क्योंकि बच्चे अगर पढ़े रहेंगे, उसे अच्छे से समझे रहेंगे, तो हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि बच्चे ने पढ़ा है, उसे समझा है या उसे रटने की कोशिश की है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछने चाहिए। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? मान लीजिए आप एक टीचर हैं, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले गए हैं, तो आप बच्चों को उनमें से कौन सी गतिविधि नहीं करने देंगे? जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर में वे जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी की सामग्री ले जाना। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवरों
जानवर कौन सा भोजन खाते हैं यह पता लगाना, इनमें से कोई नहीं। तो देखेंगे हम लोग ये जो पहला ऑप्शन है चिड़ियाघर में वे जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फोटो एकत्रित करना, इसको अलाउड कर सकते हैं क्योंकि फोटो लेना जरूरी है। बच्चे बाद में उनको याद रहेगा कि हम किस जानवर को देखने गए थे, किस चिड़ियाघर गए थे, वो सभी उनको अतीत जो होगा उनको पता रहेगा। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा था उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी सामग्री ये भी अलाउड करेंगे हम, क्योंकि बच्चों से इसको स्थायी नॉलेज होगा और बच्चों की कौशल विकास और जो उनकी सृजनात्मक क्षमता है वो भी बढ़ेगी। तो देखेंगे यहाँ पे सी वाला जो ऑप्शन यहाँ पे हमारा गलत होगा, क्योंकि हम ये नहीं ऑर्डर दे सकते, बच्चों को नहीं बता सकते कि कौन सा जानवर कौन सा भोजन करता है उसका पता लगाओ, इससे बच्चों को खतरा हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हमारा गलत होगा। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। तो यहाँ पे देखेंगे शिक्षक विद्यार्थियों से कौन कौन से प्रश्न पूछते हैं। वायु हर जगह है, यह प्रकरण चल रहा है पढ़ाने में, कक्षा में यही प्रकरण चल रहा है और इससे संबंधित शिक्षक प्रश्न पूछते हैं कि क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है। तो शिक्षण शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसमें अगर पूछा जाए कि वायु प्रकरण चल रहा है, तो यहाँ पे अगर बच्चों से ये सब प्रश्न पूछे जाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, सोचेंगे, तो उसमें चिंतन करेंगे। तो यहाँ पे चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल या वर्गीकरण कौशल। तो वर्गीकरण कौशल में किसी भी चीज़ को अलग अलग किए उसको वर्गीकरण किया जाता है। अवलोकन कौशल में क्या होता है, तो इसमें किसी भी वस्तु को अवलोकन करके उस वस्तु का निरीक्षण करके उसमें रिजल्ट देखा जाता है। संवेगात्मक कौशल होगा नहीं, तो इसमें सीधा सीधा क्या होगा, चिंतन कौशल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। इन सभी के बारे में बच्चा सोचेगा उसके बाद आंसर देगा। ब्रेल लिपि के बारे में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। तो ब्रेल को मोटे कागज पर बिंदु बनाकर लिखा जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह लिपि 8 बिंदुओं पर आधारित होती है, जी गलत है। बिंदुओं के पंक्तियां किसी नुकीले औजार से बनाई जाती हैं, सही है। इसे उभरे बिंदुओं पर हाथ फेरकर पढ़ा जाता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर क्या, 1, 3 और 4 यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहर के जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, स्वतंत्र रूप से हस्तसिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करना, विषय की मूल संकल्पना की गहन समझ विकसित करना। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी, कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थी के विद्यालय के बाहरी जीवन से संबंधित करने में सहायता करना, यही ईवीएस की पढ़ाई का प्रमुख उद्देश्य है कि बच्चों को किताबी ज्ञान से हट करके बाहरी जीवन से भी जोड़ा जाए। किताबी ज्ञान अगर मान लीजिए बुक में कोई भी चैप्टर दिया गया है, कोई प्रकरण दिया गया है, तो उस प्रकरण को विद्यार्थी के बाहरी जीवन से जोड़कर सिखाने में उनको अस्थायी नॉलेज मिलेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से किन कौशलों के विकास की आवश्यकता है। तो प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में अगर देखा जाए मानचित्र बनाने और समझने के लिए किन कौशलों के विकास की आवश्यकता होगी, तो स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ, स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ, प्रतीकों और स्केल पैमानों की समझ, स्केल पैमानों के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना। तो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम बच्चों को इंडिया का मैप बनाना सिखा रहे हैं, तो इंडिया का मैप बनाना अगर हम बच्चों को सिखा दिए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर हमें ये नहीं बताएंगे कि बच्चों को कि यहाँ पे बताइए कौन सा उत्तर है कौन सा दक्षिण है, तो बच्चों को क्या समझ में आएगा कि कौन सा दिशा किधर है। तो हम पहले को बच्चों को बताएंगे कि ऊपर वाला चीज़ जो है ये नॉर्थ है, उत्तर दिशा है, नीचे साउथ है, दक्षिण दिशा है, दाएं साइड में ईस्ट होता है और बाएं साइड में वेस्ट होता है। तो कम से कम हमें बच्चों को किसी भी स्थानों के सापेक्ष, अगर मान लीजिए हमारा यूपी है यहाँ पे, तो इसके सापेक्ष हम बताएंगे कि यूपी भारत में कहाँ है। तो अगर इंडिया का केंद्र यहाँ पे देखा जाए तो हम बताएंगे कि केंद्र से, ठीक है। तो यहाँ पे स्थानों के सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ विकसित करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है मानचित्र बनाने और समझने के लिए। तो सबसे पहले बच्चों को उसकी दूरी और दिशाओं के बारे में समझ विकसित कराना जरूरी होता है। आगे चलते हैं। प्राथमिक स्तर की ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया। ऐसा करने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे पढ़ाई के विषयों की संख्या को कम करना, जी बिल्कुल गलत। विद्यार्थियों के बस्ते का बोझ कम करना, ये सही हो सकता है। विषय अध्यापकों की आवश्यकता को कम करना, बिल्कुल गलत। शिक्षार्थी को पर्यावरण को साकल्यवादी ढंग से देखने योग्य बनाना, जी ये भी गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा, विद्यार्थी के बस्ते का बोझ कम करना, ऐसा मुख्य उद्देश्य है इसका। ईवीएस की पाठ्यचर्या को शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की संकल्पनाओं को सम्मिलित करके विकसित किया गया है। आगे देखेंगे प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन को सीखने सिखाने में कहानी एक महत्वपूर्ण पहलू है। पर्यावरण अध्ययन के कक्षा कक्ष में कहानी सुनाने को शिक्षण कौशल के रूप में सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम उपयुक्त कारण है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, कहानी अनेक विषय क्षेत्रों को छूती है,
कहानियाँ कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं। कहानियाँ पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि कहानियों में जो भी व्यक्ति कहानी सुनाती हैं तो उनमें अनुभव शामिल होते हैं। उसमें किसी न किसी व्यक्ति का उसमें अनुभव शामिल होता है। कहानियाँ तभी बनती हैं, किसी के अनुभवों को छू कर ही कहानियाँ बनाई जाती हैं। आगे चलते हैं, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। अब इसका क्या उद्देश्य है? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो यहाँ पे सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है? तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि को विकसित करना, यही अभिप्रेरणा है सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। तो प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन, मोटिवेशन शब्द आप लोगों ने सुना होगा। तो किसी भी चीज़ को सीखने के लिए उसके प्रति इच्छा जागरूक कर देना, यही प्रेरणा यानी कि मोटिवेशन है। मान लीजिए आज आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। तो मोटिवेशन कहीं खरीद कर नहीं आएगा, किसी के द्वारा नहीं मिलता है। मोटिवेशन आपको, अभिप्रेरणा आपको अपने अंदर से ही जागृत करना होगा। आपके ये डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन क्या है, आपकी स्थिति क्या है, आप करना क्या चाहते हैं, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, इन सभी को लेकर के यह अभिप्रेरणा विकसित होती है। आगे देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को बच्चों के अनुभव संसार को जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में, उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे बच्चों के विशिष्ट अनुभव को जानने में, जी नहीं। बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में, विषय को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श सीखने को बढ़ावा देने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, जब बच्चों के अनुभव और संसार को जोड़ने की बात आ जाए तो वही सबसे उपयुक्त आंसर होगा। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा होनी चाहिए। गतिविधि आधारित कक्षा, पाठ्य पुस्तक पर आधारित, पाठ्य पुस्तक में दिए गए गतिविधियों पर आधारित, उपरोक्त सभी। यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 गतिविधि आधारित कक्षा। यहाँ पे पाठ्य पुस्तक पर आधारित कक्षा दे दिया है, ये गलत हो जाएगा, नहीं तो उपयुक्त सभी होता। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं होना चाहिए, गतिविधि पर आधारित कक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए। तो यहाँ पे केवल आ गया है लिखित जानकारी, तो ये गलत हो जाएगा। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका बिल्कुल सही होगा। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। परिभाषाओं और व्याख्यानों को दूर रखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे परिभाषा और व्याकरण यह भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की जो विषय वस्तु में रखा जाना चाहिए, रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्योंकि बच्चों को हतोत्साहित का मतलब यहाँ पे ये होगा कि बच्चों को रटकर सीखने पर जोर नहीं देना चाहिए, उनको वहाँ से हटाना चाहिए कि आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। और बच्चों को केवल लिखित जानकारी, ये भी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 और 3, ये 2 ऑप्शन यहाँ पे सही दिख रहे हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में देखेंगे 1 और 4, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3 यहाँ पे सही आंसर होंगे। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना, बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए। आगे देखते हैं, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा उद्देश्य नहीं है। बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना, बच्चों में तर्कड़ा शक्ति का विकास करना, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना, सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। यहाँ पे पूछा पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना बिल्कुल सही है। बच्चों में तर्क शक्ति का विकास करना बिल्कुल सही। सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी लाना, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जरूरी है। इसमें क्या नहीं सही है, उद्देश्य नहीं है? तो बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें भ्रम का आनंद उठाने देना, यही सही नहीं होना चाहिए इसमें। आगे देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्प कला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। आगे देखेंगे, यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वो खुश होते हैं, वह उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। तो यही ऑप्शन सही होना चाहिए। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। तो देख लेते हैं, शिल्प कला और चित्रकला, तो ये जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल और केवल 3 सही होना चाहिए।
क्योंकि बच्चों की सृजनात्मकता की अगर प्रशंसा की जाए, मान लीजिए बच्चों को क्लास में बोर्डिंग करवाया जा रहा है और बोर्ड पे आर्टिंग क्रियाकलाप करवाई जा रही है, कुछ कला प्रदर्शनी करवाया जा रहा है, बच्चे ने मान लीजिए बच्चों से हम बनवा रहे हैं बिल्ली, बच्चे ने बिल्ली बहुत अच्छा बना दिया या जैसा भी बनाया, अगर उसकी हम प्रशंसा कर देते हैं तो बच्चा नेक्स्ट टाइम और अच्छा करने की कोशिश करेगा। अगर हम वहीं पे डांट देते हैं तो बच्चे के अंदर एक हीन भावना आ जाएगी और वह अगले नेक्स्ट टाइम वो कुछ अच्छा करने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी अंदर से आत्मा दुखी होगी। वो सोचेगा कि थोड़ा सा भी अब गलत हो जाएगा तो टीचर डांटेंगे या हमारे बड़े जो भी हैं वो हमसे डांटेंगे। तो बच्चा इस डर से वो करना नहीं चाहेगा। अगर हम उसकी प्रशंसा कर देते हैं, उसकी तारीफ कर देते हैं, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे देखेंगे, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियां एवं कविताएं। तो यहाँ पे देखेंगे कौन सा सही होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं देखी जाए, तो जैसे सजीव, निर्जीव, जल चक्र, पौधे आदि, तो इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत अगर देखा जाए तो पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें भी हो सकती हैं, शिक्षक भी होंगे और कहानियां एवं कविताएं भी होंगी। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये तीनों ऑप्शन परिवार या समुदाय इन वैकल्पिक अवधारणाओं के देखा जाए तो यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं की बात की जा रही है। तो प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के लिए स्कूल में परिवार और समुदाय स्कूल में नहीं जाएंगे, ये वातावरण में आ जाएंगे। तो ये घर पे आ जाएंगे और स्कूलों में ये परिवार एवं समुदाय नहीं होगा। तो स्कूलों में पाठ्य पुस्तक होंगे, शिक्षक होंगे और कहानी कविताएं होंगी। तो ये 3 ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो गए। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न चरणों, जो क्रम में नहीं है, का अनुपालन करे। तो नीचे दिए गए जो क्रम है, जरूरी नहीं किसी क्रम में, तो इनका अनुपालन में से कैसे करेंगे। तो पहले प्रश्न लिखना, रूपरेखा या डिजाइन तैयार करना, प्रश्न पत्र का संपादन करना, ब्लू प्रिंट तैयार करना। तो यहाँ पे रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय किन चरणों का ध्यान रखेंगे। तो पहले आपको डिजाइन तैयार करना होगा, रूपरेखा, पहले डिजाइन तैयार करना होगा प्रश्न बनाते समय। फिर दूसरे नंबर पर आपको ब्लू प्रिंट तैयार करना पड़ेगा, ब्लू प्रिंट। फिर तीसरे नंबर पे आपको प्रश्न लिखना पड़ेगा। तो आप प्रश्न लिखेंगे और उसके बाद जो लास्ट होता है चौथे नंबर पे, उसके बाद आप उसका संपादन करेंगे, उसको छापेंगे। तो पहले डिजाइन करना, फिर ब्लू प्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना, फिर उस क्वेश्चन पेपर को छापना या संपादन करना। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शामिल करना यानी कि इंगेज, खोजबीन करना एक्सप्लोर, व्याख्या करना एक्सप्लेन। इन इंग्लिश वर्ड को काफ़ी ध्यान रखेंगे। विस्तार देना एलाबोरेट और मूल्यांकन करना इवेल्युएट। एग्जाम में ऐसे ही बड़े बड़े क्वेश्चन दिए जाते हैं जो कि आपको लास्ट में समझ में नहीं आता, तो आप तुक्का मार के चले आते हैं। इसलिए आप पहले वर्ड को समझें। इसमें सीटेट का यही खेल है, वर्ड को समझने का खेल होता है। हम लोग भी स्टार्टिंग में जब दिए थे तो फर्स्ट टाइम में तो अच्छे नंबर नहीं आए थे, 99 नंबर ही आए थे, लेकिन सेकंड टाइम में अच्छे नंबर आए थे हम लोगों के। तो आप लोग भी अगर वर्ड को समझना स्टार्ट कर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। तो अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती है। तो यहाँ पे आप लोग इंगेज, एक्सप्लोर और एक्सप्लेन और एलाबोरेट और इवेल्युएट, ये 5 ईज, इसे ईज बोलते हैं, ई एस। यहाँ पे देख सकते हैं ये 5 महत्वपूर्ण ई हैं। तो ये 5 महत्वपूर्ण ई को यहाँ पे ध्यान देना है कि अंकुरण के लिए अगर कोई बीज दे दिया गया है, आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनमें निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहती हैं। अब क्या कहती हैं कि बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रख दें। पहला कथन हो गया। 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें। देखिए एक बात यहाँ पे, अब यहाँ पे इंगेज नहीं होना है, यहाँ पे इंगेज नहीं है इसका। अब यहाँ पे देखेंगे दूसरा, इसको खोजबीन भी नहीं करना है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बीज दिया गया है। अब यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करना है, बीजों को रात भर पानी में रखें और उन्हें सूती गीले कपड़े में रख दें। दूसरा, 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करें। यहाँ पे क्या दिया गया, अवलोकन। अवलोकन करने का यानी कि इवेल्युएट इसमें आ जाएगा। और आए परिवर्तनों का रिकॉर्ड करें। अब पुस्तक पढ़ें और दिए गए कार्यपत्रक का काम करें, कार्यपत्रक का काम करें। तो इसमें देखेंगे 3 चीजें, एक्सप्लेन आ रहा है, एक्सप्लेन और इवेल्युएट आ रहा है। इवेल्युएट यानी कि इसका मूल्यांकन, अवलोकन हो गया। और इसके बाद इलाबोरेट आ रहा है, इसका विस्तार हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे अब पूछा जा रहा है शिक्षक द्वारा दी गई उपायुक्त गतिविधियों में इन 5 में से कौन शामिल नहीं होते हैं। तो एक्सप्लेन और इलाबोरेट शामिल हो गए, एक्सप्लोर और इवेल्युएट, यहाँ पे देखेंगे एक्सप्लोर शामिल नहीं होगा, इवेल्युएट शामिल होगा। इंगेज और एक्सप्लोर, यहाँ पे इंगेज और एक्सप्लोर पूछा कौन शामिल नहीं है, तो इंगेज और एक्सप्लोर इसमें शामिल नहीं होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा।
27वां देखेंगे, एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में कौन सा सही तरीका है। तो संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए अभी हमने पीछे देखा, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिजाइन तैयार करते हैं, फिर प्रश्न लिखते हैं, ये यहीं पे गलत हो जाएगा। अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट, ये गलत हो जाएगा, सीरियल यहीं पे। प्रश्न लिखना पहले आ गया, यहीं पे गलत हो गया, प्रश्न लिखना गलत हो गया। तो सबसे पहले डिजाइन तैयार करना, ब्लूप्रिंट तैयार करना, प्रश्न लिखना और संपादन करना। अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा, तो क्वेश्चन इस तरह से भी बनाया जा सकता है। दोनों तरफ से क्वेश्चन आपके सामने रख दिया हमने। तो आइए आगे देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है। तो समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित, छात्र केंद्रित। तो नहीं है यहाँ पे पूछा गया है, तो समुदाय केंद्रित नहीं है। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ यहाँ पे शिक्षार्थी केंद्रित होगा, अध्येता केंद्रित होगा, छात्र केंद्रित होगा, समुदाय केंद्रित नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो दोस्तों चैनल को, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको थोड़ा भी सीखने को मिल रहा हो तो शेयर जरूर करें। पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि है। व्याख्यान विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रयोगशाला विधि। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्यावरण शिक्षण की प्रभावशाली विधि जो है वो प्रयोगशाला विधि है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो प्रयोगशाला विधि करेक्ट आंसर। एक अध्यापक मेधा पाटेकर व अमृता देवी बिश्नोई के योगदान पर बात कर रहा है, क्योंकि दोनों का संबंध जल संरक्षण के आंदोलन से है, दोनों महिला सशक्तिकरण आंदोलन से संबंधित हैं, दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं, दोनों ने चिपको आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों के आंदोलन पर्यावरणीय मुद्दों पर हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे टीएलएम का अर्थ निम्न में से क्या है। टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मोमेंट। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीएलएम क्या होता है, जब भी आप बीटीसी या बीएड करेंगे तो आपको प्रशिक्षण के दौरान आपको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाया जाता है। जैसे आप उसमें कुछ कार्ड बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं और मॉडल भी बनाते हैं। तो कार्ड, चार्ट, मॉडल ये सभी जो आप बना करके ले जाते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, आप प्रशिक्षण के दौरान 1 महीने की जो इंटर्नशिप लगती है उसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज किया जाता है। तो आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि टीएलएम के साथ आप कैसे पढ़ाएंगे, तो उस समय आप उसका पूरा तरह से एक्सप्लोर करते हैं। तो आइए यहाँ आगे देखते हैं। ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब ईवीएस का जो संक्षेप रूप में ईवीएस लिखा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इन्वायरमेंटल साइंस, इन्वायरमेंटल सोर्सेज, इन्वायरमेंटल स्टडीज, इन्वायरमेंटल स्किल्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वायरमेंटल स्टडीज। इन्वायरमेंटल स्टडीज इसका फुल फॉर्म होता है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग मस्तिष्क आलोहन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। ध्यान देंगे, सीमा है, एक लड़की सीमा है, वो किसी भी पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना है वो चर्चा करती है और ब्रेन स्टॉर्मिंग अंतःकरण मन में अगर देखा जाए तो अंतस्थ करती है, उसको याद करती है अच्छे से समझ करके, और प्रत्येक पाठ को समझती है। तो यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता की ओर, अंतर संबंध या वैयक्तिक भिन्नता। तो दोनों में क्या है, वैयक्तिक विभिन्नता है। दोनों अलग अलग तरह से किसी भी चीज को याद कर रही हैं, कोई रट के कर रहा है तो कोई समझ के। तो अब देखेंगे रट के और समझने में क्या डिफरेंस होता है। रट करके अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो हमें क्षणिक क्षणिक समय तक याद रहता है, क्षणिक याद रहता है। और कोई भी चीज़ अगर हम समझ करके पढ़ते हैं तो वो लंबे समय तक याद रखता है, कि हम कभी भी उसे याददाश्त में वापस ला सकते हैं, लंबे समय तक याद रहता है। तो रटना क्षणिक समय तक और समझना लंबे समय तक याद रखता है, और ये समझ को विकसित करता है, और यह रटने की क्षमता को बढ़ाता है। बस मुंह तक हमें याद रहता है, गले के नीचे नहीं जाता। अगर रट लेते हैं हम तो जब हमें कोई भी सामने वाला तुरंत पूछता है तो तुरंत हम बोल देते हैं, बट उससे 10 मिनट बाद हम भूल जाते हैं। लेकिन समझ करके याद की गई चीज़ आप तुरंत 1 मिनट बाद पूछिए या 1 महीने बाद पूछिए, वो कुछ न कुछ जरूर बता देगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर होगा, वैयक्तिक विभिन्नता दोनों में है। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पना को सीखती है। तो अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन। तो प्रश्न, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है, उसे बहुत सृजनात्मक विद्यार्थी माना जाता है, इसलिए वह के द्वारा संकल्पना को सीखती है। अपसारी चिंतन, मॉडलिंग, अनुकरण, अभिसारी चिंतन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, अपसारी चिंतन यहाँ पे सही आंसर होगा। क्योंकि अपसारी चिंतन में कोई भी विद्यार्थी होता है, अपसारी चिंतन में अगर विद्यार्थी की बात की जाए तो कोई भी एक क्वेश्चन होता है, उसको कई तरह से, कई रास्ते से, कई प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। उसके पास कई रास्ते होते हैं।
लेकिन अभिसारी चिंतन में वो सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते की तरफ चलता है, एक ही मेथड पर दिए गए नियमानुसार कार्य करता है, नियमानुसार किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही मेथड पर करता है अभिसारी चिंतन में। जबकि अपसारी चिंतन में कई रास्ते से वो किसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। यानी कि इसमें देखा जाए तो अपसारी चिंतन में विद्यार्थी के पास दिमाग का ब्रॉड विस्तार होता है, बहुत ही विस्तारित दिमाग होता है उसका, कई प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है। और जो वैज्ञानिक वैज्ञानिक प्रकार के दिमाग रखने वाले अपसारी चिंतन के ही विद्यार्थी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का गुण है। तो लक्ष्य केंद्रित विधि, सृजनात्मक विधि, चयनात्मकता, यह सभी। तो इसमें पर्यावरण शिक्षा में समस्या समाधान विधि का जो गुण है वो लक्ष्य केंद्रित विधि भी है और सृजनात्मकता भी है, चयनात्मकता भी है। उपयुक्त सभी यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तब तक के लिए धन्यवाद।